गरीब लड़का हैप्पी अपने भोले भाले पापा को अपनी अमीर गर्लफ्रेंड काव्या के पापा से मिलवाता है तो उनकी बदसूरत शकल देखकर अमीर लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, उनसे अपना जूता भी साफ करवाते हैं। हैप्पी भी उन्हें अपनी प्रेम कहानी का सबसे बड़ा विलन मानता है, लेकिन एक पिता की सच्चाई आपको रुला देगी। और अगर आप भी मानते हैं कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो सब आपके पापा की वजह से हो रहा है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम हैप्पी को देखते हैं। वो गांव की सबसे खूबसूरत लड़की चांदनी से प्यार करता था। आज वो चांदनी को चॉकलेट के साथ लव लेटर देकर प्रपोज करना चाहता है, लेकिन लव लेटर देखते ही चांदनी पीछे हट जाती है। वो हैप्पी से कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन तुमसे प्यार, शादी ये सब नहीं कर सकती, क्योंकि गाँव के लोग तुम्हारे पापा को गधा और तुम्हें जूनियर गधा कहकर चिढ़ाते हैं, और मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे जूनियर गधे की पत्नी कहकर बुलाए। वो हैप्पी को रिजेक्ट करके वहां से चली जाती है, जिसके बाद बैक स्टोरी में हम हैप्पी की दर्द भरी कहानी देखते हैं। दरअसल बचपन से ही हैप्पी की लव स्टोरी के सबसे बड़े विलन उसके पापा मुत्तू ही हैं। मुत्तू स्कूल टीचर थे, लेकिन दिखने में हैंडसम नहीं थे, तो गांव वाले यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे भी मुत्तू को गधा मुत्तू कहकर चिढ़ाते थे। मुत्तू अपने बेटे हैप्पी से बहुत प्यार करते थे, हमेशा उसे अपने कंधे पर बिठा कर घूमते थे, लेकिन हैप्पी को लगता है कि पापा ने उसके लिए कभी कुछ किया ही नहीं, क्योंकि बचपन में हैप्पी एक लड़की को चॉकलेट देकर प्रपोज करना चाहता था। उसने अपने बर्थडे पर पापा से डेयरी मिल्क चॉकलेट का बड़ा वाला पैकेट मांगा था, लेकिन पापा छोटी चॉकलेट लेकर आए थे, जिसकी वजह से लड़की ने हैप्पी को छोड़ दिया और क्लास में दूसरे लड़के के साथ जाकर बैठ गई थी। इसके अलावा भी हैप्पी ने कई सारी लड़कियों को पसंद किया था, लेकिन जब क्लास में मुत्तू ने उन लड़कियों की पिटाई की तो उन सभी लड़कियों ने हैप्पी का साथ छोड़ दिया था। फिर एक दिन मुत्तू हैप्पी को ताजमहल दिखाने के लिए लेकर जा रहे थे, लेकिन जब टीटी आया तो मुत्तू के पास टिकट ही नहीं था और उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया था, और आज चांदनी भी उसे उसके पापा की वजह से छोड़कर चली गई थी। अब हैप्पी को लगता है कि उसकी लाइफ में जो भी बुरा हो रहा है सब उसके पापा की वजह से हो रहा है। पापा की वजह से उसे हमेशा सिंगल ही रहना पड़ेगा। तब हैप्पी का दोस्त उससे कहता है कि आसपास की सारी लड़कियां तेरे बारे में जानती हैं, तो एक काम कर, तू शहर में नौकरी ढूंढ ले। शहर में किसी लड़की को तेरी फैमिली के बारे में पता नहीं होगा, तू वहां जाकर काम करना और कोई अच्छी सी लड़की देखकर उससे प्यार करना और उसके साथ सेटल हो जाना। हैप्पी को भी आइडिया अच्छा लगता है। वो बेंगलुरु की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं। कुछ दिन बाद हैप्पी का ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, जिसके बाद हैप्पी अपना गाँव, अपना घर छोड़कर बेंगलुरु चला जाता है। बेंगलुरु पहुंचते ही उसकी मुलाकात बॉस्की से होती है। बॉस्की भी उसी कंपनी में काम करता है। वो हैप्पी को ऑफिस ज्वाइन करवा देता है। हैप्पी ऑफिस में ऐप डेवलपर का काम करना शुरू कर देता है, लेकिन हैप्पी अब और सिंगल नहीं रहना चाहता था। वो फेसबुक पर लड़कियों को मैसेज करके प्रपोज करता है, लेकिन लड़कियों से ब्लॉक कर देती हैं। फिर हैप्पी ऑफिस की कुछ लड़कियों को सामने से अप्रोच करता है, तो लड़कियां उसे रिजेक्ट कर देती हैं। हैप्पी का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से डाउन हो जाता है। फिर कुछ दिन के बाद मीटिंग रूम में हैप्पी का बॉस उन्हें उनकी नई टीम लीडर काव्या से मिलवाता है। काव्या को देखते ही हैप्पी की धड़कनें बढ़ जाती हैं। पहली नजर में ही उसे काव्या से प्यार हो जाता है। बॉस की कहते हैं कि तेरे महीने की सैलरी 25,000 है और उसकी 2 लाख से भी ज्यादा है, वो बहुत अमीर है, तो उससे प्यार करने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन हैप्पी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस काव्या को निहार रहा था, और ये देखकर काव्या उसे अपने पास बुलाती है, उसे प्रेजेंटेशन देने के लिए कहती है, तो हैप्पी हकलाने लगता है। सब लोग उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन काव्या उसकी तारीफ करती है। उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे कहती है कि तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। पहली बार किसी ने हैप्पी की तारीफ की थी तो हैप्पी बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन से हैप्पी ऑफिस में मन लगाकर काम करना शुरू कर देता है। फिर कुछ दिन बाद काव्या ऑफिस वालों से पूछती है कि आज मेरे साथ लंच पर कौन चलना चाहेगा, लेकिन ऑफिस वालों को लग रहा था कि लंच का बिल उन्हें ही भरना पड़ेगा, इसलिए सब लोग मना कर देते हैं। लेकिन हैप्पी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, लेकिन हैप्पी ऑर्डर करने से डर रहा था, और यह देखकर काव्या उससे कहती है कि डरो मत, जो भी ऑर्डर करना है करो, बिल मैं पे करूंगी। इसके बाद दोनों साथ में लंच करते हैं। शाम को हैप्पी फेसबुक पर काव्या को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है। काव्या तुरंत उसे एक्सेप्ट कर लेती है, और ये देखकर हैप्पी फिर से हैप्पी हो जाता है। फिर दोनों फेसबुक पर मैसेजेस का आदान प्रदान करने लगते हैं, और अगले दिन काव्या उसे लेकर शॉपिंग के लिए जाती है, और इस तरह से दोनों साथ में घूमने लगते हैं। काव्या ऑफिस में भी हैप्पी को सपोर्ट करने लगती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। धीरे धीरे हैप्पी का कॉन्फिडेंट वापस आ जाता
है। पहले डरा डरा सा रहने वाला हैप्पी अब पूरी तरह से बदल जाता है। फिर कुछ दिन के बाद काव्या का बर्थडे होता है। काव्या हैप्पी को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। हैप्पी एक छोटा सा गिफ्ट लेकर काव्या के घर जाता है। काव्या के पापा राजीव अमीर हैं, हैंडसम हैं। काव्या हैप्पी को अपने मम्मी पापा से मिलवाती है। उनके सामने हैप्पी की बहुत तारीफ करती है, लेकिन उन्हें देखते ही हैप्पी के चेहरे का रंग बदल जाता है। फिर वो देखता है कि काव्या के अमीर दोस्त उसे बहुत महंगे महंगे गिफ्ट दे रहे हैं, तो हैप्पी सोचने लगता है कि इन महंगे गिफ्ट्स के सामने मेरी और मेरे गिफ्ट्स की कोई औकात नहीं है। डर के मारे वो अपना गिफ्ट छुपा देता है, लेकिन बाद में काव्या जिद करती है तो हैप्पी उसे अपना गिफ्ट दे देता है, जो कि हैप्पी के माँ की पायल थी। गिफ्ट देखकर काव्या बहुत खुश होती है। फिर काव्या उसके सामने घुटनों पर बैठ जाती है और हैप्पी को शादी के लिए प्रपोज कर देती है। कहती है कि तुम अपने मम्मी पापा को मेरे मम्मी पापा के पास भेजो ताकि वो हमारी शादी के लिए बात कर सके। यह सुनकर हैप्पी बुरी तरह से डर जाता है, वापस अपने रूम पर आता है और अपने गरीब मम्मी पापा को काव्या के मम्मी पापा से कंपेयर करता है। काव्या के मम्मी पापा अमीर हैंडसम दिखते हैं, जबकि उसके मम्मी पापा गांव के गरीब मजदूर के जैसे दिखते हैं। फिर वो खुद को काव्या के साथ कंपेयर करता है। उसके बाद हैप्पी को लग रहा था कि उसके मम्मी पापा काव्या के मम्मी पापा से मिलने के लायक ही नहीं है। वो तो काव्या को अपनी फैमिली फोटो भी नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन काव्या जिद कर रही थी। तब डरते हुए हैप्पी फोन पर काव्या से कहते हैं कि उनसे मिलने से पहले एक बार उनका फोटो देख लो, अगर पसंद नहीं आए तो इस शादी से इनकार कर देना। वो डरते हुए काव्या को अपने मम्मी पापा का फोटो भेज देता है और सोचने लगता है कि पापा का फोटो देखते ही काव्या इस शादी से इनकार कर देगी। लेकिन काव्या उनका फोटो अपने मम्मी पापा को दिखाती है। तब राजीव कहता है कि ये तो बहुत सीधे साधे और अच्छे लोग हैं। काव्या और उसके मम्मी पापा सब उनकी तारीफ कर रहे थे और यह सुनकर हैप्पी को बहुत अच्छा लगता है और अब वो अपने पापा को काव्या के पापा से मिलवाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन हैप्पी वापस अपने गांव आ जाता है। अपने मम्मी पापा को काव्या के बारे में सब कुछ बताता है। कहता है कि अब वो लोग शादी की बात करने के लिए आपसे मिलना चाहते हैं। काव्या का फोटो देखकर मुत्तू भी इस शादी के लिए मान जाते हैं। कुछ दिन बाद काव्या के मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी। हैप्पी अपने मम्मी पापा को एनिवर्सरी वाले दिन अकेले बैंगलोर आने के लिए कहते हैं और खुद बैंगलोर चला जाता है। इधर काव्या के पापा एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में एनिवर्सरी की पार्टी देते हैं। पार्टी में उनके बहुत सारे अमीर दोस्त भी आए हुए थे। हैप्पी भी पार्टी में आता है और अपने मम्मी पापा का इंतजार कर रहा होता है। इधर आज राजीव ने प्लान किया था कि पार्टी में सबके सामने वो हैप्पी और काव्या की एंगेजमेंट का ऐलान कर देगा और अपने सभी दोस्तों को हैप्पी और उसकी फैमिली से भी मिलवा देगा। फिर काव्या और हैप्पी की शादी के बाद सबको लेकर अमेरिका चला जाएगा और वहीं पर सेटल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो पार्टी में हैप्पी और काव्या की एंगेजमेंट का ऐलान करते हैं, तभी हैप्पी के पापा मुत्तू अपने साथ पूरे गांव को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। वो फूल, मालाएं, शगुन के तोहफे, मतलब कि गांव की पूरी रस्मों रिवाज के साथ आए हुए थे। पार्टी में मौजूद हर कोई उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। हैप्पी, काव्या, राजीव, सबको ये सब कुछ बहुत अटपटा सा लग रहा था। हैप्पी अपने पापा से कहते हैं कि मैंने आपको बस मम्मी के साथ यहाँ आने के लिए कहा था, लेकिन आप मम्मी को छोड़कर पूरे गांव को लेकर यहाँ क्यों आ गए? तो मुत्तू कहते हैं कि रिश्तेदारों के बिना अकेले शादी की बात करना अच्छा नहीं लगता और फिर अपने समधी की सालगिरह में खाली हाथ कैसे आता, इसलिए तोहफे भी साथ लेकर आया हूँ। उधर स्टेज पर राजीव इन्हें देखकर इरिटेट हो जाता है। तभी राजीव का एक दोस्त इनका मजाक उड़ाने के लिए स्टेज पर आता है। वो मुत्तू को भी स्टेज पर बुलाता है और फिर उसके सामने इंग्लिश में बात करता है। लेकिन मुत्तू को ऐसे फंक्शन की आदत नहीं थी। मुत्तू उनके सामने कोई जवाब नहीं दे पाते और इसी बीच में मुत्तू के हाथ से धक्का लग जाता है और वाइन उस आदमी के जूते पर गिर जाती है। मुत्तू उससे माफी मांगते हैं और अपने रुमाल से उस आदमी का जूता साफ करने लगते हैं। ये सब देखकर पार्टी में हर कोई मुत्तू पर हंसने लगता है। ये देखकर राजीव को भी शर्मिंदगी महसूस होती है। वो पार्टी से अपने कमरे में चला जाता है। गुस्से में काव्या से कहते हैं कि इन लोगों के साथ तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता, बस या ट्रक, उन्हें जो भी चाहिए अरेंज करो और इन्हें वापस इनके गांव भेज दो। इधर हैप्पी भी परेशान हो जाता है। पहले तो उसके पापा की इंसल्ट हो गई थी और अब उसे पूरा यकीन था कि ये शादी नहीं हो सकती। वो काव्या से बात करने के लिए जाता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेरे पापा ने जो किया वो हमारी संस्कृति है,
लेकिन तुम्हारे मॉडर्न बाप को ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूं। वो काव्या को बहुत कुछ सुनाने लगता है। तब काव्या कहती है कि जब तुम पहली बार मुझसे मिले थे तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थे, मैंने तुम्हें सपोर्ट किया और आज तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। मुझे पता था कि हमारा कल्चर अलग अलग है, लेकिन बात इतनी बढ़ जाएगी इसका मुझे अंदाजा नहीं था और अब ये शादी नहीं हो पाएगी। वो हैप्पी को छोड़कर वहां से चली जाती है। हैप्पी फिर से इन सब का जिम्मेदार अपने पापा को मानते हैं, लेकिन अपने पापा के सामने वो कुछ भी बोल नहीं पाता। इधर राजीव अपने दोस्तों से कहता है कि मैं ऐसे भिखारियों के साथ अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करूंगा। तो पीछे खड़े होकर मुत्तू उनकी बातें सुन लेते हैं। अगले दिन वो सभी रिश्तेदारों के साथ काव्या के घर जाते हैं, लेकिन आज वो रिश्ते की बात करने के लिए नहीं, काव्या के पापा को उनकी औकात दिखाने के लिए आए थे। उनका अकाउंटेंट राजीव को उनकी जमीन के कागजात दिखाता है, बताता है कि ये 500 एकड़ खेत के मालिक हैं। इनकी राइस मिल में 200 और फिश फार्म में 300 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। आपके सामने पैसों से भरे हुए जो बैग रखे हैं वो सिर्फ इनके एक रात का कलेक्शन है, और अगर ये मन बना लें तो खड़े खड़े आपकी कंपनी भी खरीद सकते हैं। मुत्तू कहते हैं कि सूट बूट पहनने से आप कोई बहुत बड़े आदमी नहीं बन जाते। मैं दिखने में हैंडसम नहीं हूँ, लेकिन मुझे भिखारी मत समझ लेना। वो राजीव के सामने खड़े खड़े लग्जरी गाड़ियां खरीदते हैं और अपने रिश्तेदारों को लेकर वहां से चले जाते हैं। हैप्पी भी अपने पापा का यह रूप देखकर हैरान हो जाता है। वो हालात को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हालात बुरी तरह से बिगड़ चुके थे और शादी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। कुछ दिन बाद दोनों फिर से ऑफिस जाना शुरू कर देते हैं। काव्या और हैप्पी कुछ दिनों तक एक दूसरे को इग्नोर करते हैं, लेकिन उनके बीच का प्यार अभी खत्म नहीं हुआ था। दोनों फिर से बात करते हैं। एक बार फिर से काव्या हैप्पी को अपने पापा से मिलवाती है। हैप्पी उनसे माफी मांगता है, लेकिन राजीव कहते है कि सिर्फ तुम्हारे माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। अगर तुम्हारे पापा मुझसे माफी मांग लेते हैं तो मैं सब कुछ भूलकर तुम दोनों की शादी करवाने के लिए तैयार हूँ। हैप्पी और काव्या दोनों ये सुनकर परेशान हो जाते हैं। हैप्पी कहते हैं कि ये नामुमकिन है, लेकिन राजीव अपनी जिद पर अड़ जाता है। हैप्पी के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। वो फिर से अपने गांव अपने पापा के पास जाता है। उनसे कहते हैं कि मैं काव्या से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। तो मुत्तू भी कहते हैं कि मुझे तुम दोनों के प्यार से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर काव्या के पापा मुझसे माफी मांग लेते हैं तो मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर हैप्पी और भी इमोशन हो जाता है। दोनों ने एक ही शर्त रखी थी और हैप्पी को समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी शर्त पूरी कैसे होगी। फिर भी वो कोशिश करने के लिए एक प्लान बनाता है। काव्या से कहते हैं कि तुम किसी भी तरह अपने पापा को लेकर यहाँ मेरे गांव आ जाओ, जिसके बाद हम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। काव्या अपने पापा से कहती है कि हैप्पी के पापा माफी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन माफी अपने गांव में मांगेंगे, तो हमें उनके गांव जाना पड़ेगा। राजीव भी पिछले कई महीनों से अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर जाने का प्लान कर रहा था, तो वेकेशन समझकर उनके गांव जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद काव्या, उसकी मम्मी, पापा और उसकी छोटी बहन चारों हैप्पी के गांव आ जाते हैं। हैप्पी के पापा को लग रहा था कि घर पहुंचते ही राजीव उनसे माफी मांगेगा। वो अपने सभी रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लेते हैं, राजीव का जोरदार स्वागत करते हैं। अब हालात ये थे कि एक तरफ मुत्तू और दूसरी तरफ राजीव, दोनों एक दूसरे के माफी मांगने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी माफी नहीं मांग रहा था। और इस दौरान हैप्पी बहुत सारे प्लान बनाते हैं कि किसी तरह से राजीव या फिर मुत्तू किसी के भी मुंह से ये बुलवा ले कि मुझे माफ कर दो, तो सारा मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन दोनों में से कोई भी माफी मांगने के मूड में नहीं था। लेकिन इसी बीच में राजीव देखता है कि मुत्तू अपना पूरा घर सजवा रहा है। वो काव्या से कहते हैं कि माफी मांगने के अलावा वो आदमी सब कुछ कर रहा है, हमें घर के अंदर बंद करके वो जबरदस्ती ये शादी करवाने का प्लान कर रहा है। तभी हैप्पी की माँ भी कमरे में चाय लेकर आ जाती हैं। वो बताती हैं कि ये हमारी शादी की सालगिरह के लिए तैयारी हो रही है। फिर रात में पूरा गांव, रिश्तेदार सब इकट्ठा हो जाते हैं। हैप्पी के मम्मी पापा की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। राजीव भी पार्टी में डांस करता है। धीरे धीरे उसे भी गांव का ये माहौल अच्छा लगने लगता है। अगली सुबह मुत्तू राजीव से कहता है कि जब से आप यहाँ आए हो हम दोनों को ठीक से बात करने का मौका नहीं मिला। वो राजीव को अपने साथ नदी पर घुमाने के लिए लेकर जाते हैं। दोनों बातें करते हैं। मुत्तू के पूछने पर राजीव उन्हें अपने बारे में बताता है कि मेरे पापा दिल्ली में एक बिजनेसमैन थे, लेकिन उनका बिजनेस में नुकसान हो गया था और हम सड़क पर आ गए थे। जिसके बाद मैं दिल्ली से चेन्नई शिफ्ट हो गया
और बहुत कुछ झेलने के बाद मुझे एक कंपनी में जॉब मिली है, जिसके बाद धीरे धीरे आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। इसके बाद राजीव मुत्तू से उनके बारे में पूछते हैं तो मुत्तू बताते हैं कि मैं तो बहुत गरीब परिवार से हूं और मेरे खानदान में सब लोग विकलांग थे। अपने परिवार में ठीक ठाक से पैदा होने वाला मैं पहला लड़का था। मेरे पैदा होने पर मेरे पापा बहुत खुश थे, लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे, तो रिश्तेदारों ने उनकी सारी जायदाद छीन ली थी। जिसके बाद मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया लिखाया, जैसे कि मैं टीचर बन गया, और फिर बाद में मैंने उन रिश्तेदारों पर केस करके अपनी जायदाद वापस हासिल कर ली। भले ही मेरे पापा विकलांग थे, लेकिन मुझे कभी भी उनके साथ घूमने में शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। लेकिन आज की जनरेशन के बच्चे मॉडर्न कल्चर, ट्रेंड, इन सब के नाम पर अपने माँ बाप के साथ घूमना भी नहीं चाहते। मुत्तू की कहानी सुनने के बाद राजीव को एहसास होता है कि इस आदमी ने अपने जीवन काल में बहुत तकलीफों का सामना किया है। खैर, ये लोग नदी से घर वापस आ जाते हैं तो मुत्तू के घर पर हम चांदनी और उसके पापा को देखते हैं। चांदनी के पापा बताते हैं कि उन्हें अपनी बेटी का डिवोर्स करवाना है, क्योंकि उसका पति उसे बहुत टॉर्चर करते हैं। मुत्तू तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद चांदनी मुत्तू के पैर पकड़कर उससे माफी मांगती है। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो बताती है कि आपकी वजह से मैंने आपके बेटे हैप्पी को ठुकरा दिया था, लेकिन अगर मैंने उसका प्यार कबूल कर लिया होता तो आज मेरी ये हालत ना होती। जिसके बाद मुत्तू को भी एहसास होता है कि उनकी वजह से उनके बेटे हैप्पी ने कई बार रिजेक्शन का सामना किया है, लेकिन उनसे कभी शिकायत नहीं की। फिर अगले दिन राजीव अपने परिवार के साथ वापस जाने लगता है, तब मुत्तू राजीव के पास जाते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं और शादी की तैयारियां करने के लिए कहते हैं। राजीव का भी ईगो सेटिस्फाई हो जाता है और वो इस शादी के लिए मान जाते हैं और हैप्पी भी खुश हो जाता है। सब कुछ सेटल होने के बाद फाइनली हैप्पी और काव्या की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इसी बीच में राजीव हैप्पी से उसका पासपोर्ट मांगता है, बताता है कि शादी के बाद हम सबको अमेरिका में सेटल होना है, तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। हैप्पी अपने मम्मी पापा को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन काव्या से शादी करने के लिए वो पासपोर्ट दे देता है। और जैसा राजीव ने प्लान किया था, शादी के बाद वो हैप्पी को अपने साथ लेकर अमेरिका जाने लगता है। फ्लाइट में बैठकर हैप्पी बस अपने पापा को ही याद करता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए उनकी फ्लाइट श्रीलंका एयरपोर्ट पर लैंड करती है। हैप्पी अपने हाथ में एक पुरानी सी ट्रेन का टिकट लेकर बैठा रो रहा होता है। राजीव पूछता है कि तुम ये ट्रेन का टिकट देखकर रो क्यों रहे हो? तब हैप्पी पूछता है कि मेरे मम्मी पापा हमारे साथ इस फ्लाइट में ट्रैवल क्यों नहीं कर सकते? क्या वो गुड लुकिंग नहीं है इसलिए, या फिर उनका कल्चर, लाइफस्टाइल आपके कंफर्ट जोन से अलग है इसलिए? राजीव के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं होता, लेकिन ट्रेन का टिकट देखकर राजीव की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम मुत्तू को देखते हैं। वो अपने घर पर बेटे का फोटो देखकर उसे याद कर रहे थे, तभी अचानक से हैप्पी उनके सामने आ जाता है। साथ में राजीव और उसका पूरा परिवार भी था। वो मुत्तू के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगता है। उसे ट्रेन का एक टिकट दिखाते हुए कहता है कि शायद यह टिकट आपको याद नहीं होगा, लेकिन यह टिकट आपने ही मुझे दिया था। जिसके बाद फ्लैशबैक में हम हैप्पी के बचपन का एक सीन देखते हैं, जब मुत्तू हैप्पी को ताजमहल दिखाने के लिए लेकर जा रहे थे। उसी ट्रेन में राजीव भी अपनी पत्नी के साथ बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा था। वो ट्रेन के टॉयलेट में छुपा हुआ था, लेकिन टीसी ने उन्हें पकड़ लिया था। वो दोनों को ट्रेन से नीचे उतारने ही वाला था, तभी मुत्तू उनके बीच में आ गए थे। राजीव मुत्तू से मदद मांगता है, कहता है कि दिल्ली में मेरा इंटरव्यू है, अगर नहीं गया तो जॉब नहीं मिलेगी। जिसके बाद मुत्तू ने उन्हें अपना टिकट दे दिया था और अपने बेटे हैप्पी के साथ खुद ट्रेन से नीचे उतर गए थे। राजीव कहता है कि अगर उस दिन आपने मेरी मदद ना की होती तो शायद आज मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। आज हैप्पी को भी रियलाइज होता है कि उसके पापा की एक छोटी सी मदद ने एक ठोकर खाते हुए इंसान को किस मुकाम पर पहुंचा दिया है। हैप्पी के पापा ने कभी राजीव की मदद की थी ट्रेन का टिकट देखने से पहले, ये बात ना तो राजीव को याद थी और ना ही हैप्पी के पापा को। आज हैप्पी एक बार फिर से उन सारी घटनाओं को याद करता है जिसमें आज तक वो अपने पापा को विलन समझता रहा, लेकिन आज उसे समझ में आता है कि उसकी जिंदगी के असली हीरो तो उसके पापा ही हैं। उनके बिना हैप्पी कुछ भी नहीं है।
वो प्यार से अपने पापा को गले लगा लेता है और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।